देखिए प्रैक्टिकल की श्रृंखला में जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वह क्या है कि किसी दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण में ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना और दिए गए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अब इसके लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं वो क्या है, आपको प्रिज्म की आवश्यकता होगी, एक ड्राइंग बोर्ड जिस पर आप प्रिज्म को रखकर सफ़ेद कागज़ को रखकर आलपिन लगाएंगे। दूसरा, सफ़ेद कागज़ की आवश्यकता होगी, आलपिनों की आवश्यकता होगी और प्रोटेक्टर अर्थात चांदी की आवश्यकता होगी, स्केल की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ उपकरण हैं जिनकी इसमें आवश्यकता होगी। अब सीधे सीधे तो देखिए, आप जब अपनी जो प्रैक्टिकल करते हैं और उस नोटबुक बनाते हैं उसमें तो ये दोनों लिखने पड़ते हैं, आपको उद्देश्य और उपकरण लिखने पड़ते हैं ना। लेकिन जब आपकी परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल की प्रायोगिक परीक्षा होती है, उस समय आपको ये नहीं लिखने होते हैं और सीधे सीधे शुरुआत कहाँ से होती है, बाईं तरफ चित्र बनाकर। तो सबसे पहले जो प्रायोगिक परीक्षा होती है उसमें चित्र बनाया जाता है, उसके उपरांत सूत्र या सिद्धांत लिखा जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर प्रेक्षण सारणी, उसके पश्चात गणना और गणना के पश्चात परिणाम और फिर उसके बाद सावधानी, यही क्रम रहता है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले चित्र। तो प्रिज्म के द्वारा किसी प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है वो आपके दिमाग में होना चाहिए और उसी का चित्र आप सबसे पहले बनाएंगे अपनी प्रायोगिक परीक्षा में। और इसमें भी जब नोटबुक में आप नोट करोगे, बाईं तरफ जो श्वेत कागज है विदाउट लाइन वाला, उसमें आप चित्र बनाएंगे। वो कैसे चित्र बनाएंगे उसको समझ लीजिए जिससे आपको बनाने में कोई समस्या ना हो। तो देखिए, एक कोई प्रिज्म है, मैं एक प्रिज्म ले लेता हूं भाई, ये प्रिज्म ABC। अब हम जानते हैं प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और मैं मान लेता हूं यहां कि AB और AC इस प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। अब इस पृष्ठ AB पर किसी विशेष रंग की कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। चलो, ये कोई विशेष रंग की कोई प्रकाश किरण है, आपतित किरण। अब आप कह रहे होंगे सर ये आपतित किरण के आगे आपने विशेष रंग क्यों कह दिया। हम जानते हैं अलग अलग प्रकाश किरणों का विचलन कोण अलग अलग होता है, अलग अलग कोण पर विचलित होती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपतित किरण हुई, अब वो कहाँ जाएगी, अवलंब की ओर मुड़ेगी, अवलंब से दूर भागेगी, उसके लिए अवलंब चाहिए। तो देखिए, इस पृष्ठ AB पर अवलंब खींचिए, इस पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ध्यान रखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने अवलंब N1 बना दिया भाई इस पर। अब देखिए, ये विरल माध्यम से, अब यहाँ सघन माध्यम, क्योंकि प्रिज्म कांच की बनी हुई है, वो सघन माध्यम है, सघन माध्यम में जाएगी तो अवलंब की ओर झुकती हुई। अब ये अवलंब है, देखिए, तो अवलंब की ओर झुकेगी कैसे, इधर तो झुकती नहीं, वो इधर इसमें जाएगी, तो इसमें झुकती हुई इस तरह से जाएगी भाई और इस पृष्ठ पर आएगी। तो देखिए, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। इसको जैसे मैं PQ नाम दे दूं तो PQ इंसिडेंट रे, और इसको QR नाम दे दूं तो QR क्या है, अपवर्तित किरण है। तो आप इस पे लिख देना, यहां लिख देना PQ आपतित किरण, क्योंकि नोटबुक में आपको लिखना है आपतित किरण। इसी तरह QR अपवर्तित किरण। और अब देखिए, फिर इस पृष्ठ पर अब ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, हवा में जाएगी, तो अवलंब से दूर हटेगी। तो अवलंब कहाँ है, इस पर भी एक अवलंब खींचिए, ऐसा बिल्कुल AC पर 90 डिग्री का कोण बनाइए इस तरह से भाई। ये सीधी रेखा होनी चाहिए, क्योंकि मैं विदाउट स्केल के बना रहा हूँ तो थोड़ी जो टेढ़ी मेढ़ी है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई, इसको आप सीधा कर लेना है। तो अब देखिए, ये अवलंब हो गया N2। तो देखिए, अवलंब से, अब ये अवलंब ये सीधी नहीं जाएगी, अपने मूल मार्ग पर नहीं जाएगी, अवलंब से दूर हटती हुई इस तरह से जाएगी, ये RS। तो ये क्या हो जाएगी, निर्गत किरण। तो आप नीचे भी आप लिख देना RS क्या है, निर्गत किरण। अब पहले, अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये तो चित्र बन गया, ठीक, चित्र बन गया। अब देखिए, इसके उद्देश्य को देखिए कि आपतन कोण और विचलन कोण में ग्राफ खींचना, इसका मतलब आपतन कोण बार बार बदलना है। तो अब देखिए, जैसे मैं अब क्रिया विधि में बताऊंगा आपको, इस प्रैक्टिकल को पूरा करके समझाऊंगा, तो तब आप देखेंगे कि
सबसे पहले मैं इस दिए गए प्रिज्म के लिए कोई आपतन कोण बनाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत हम 30 डिग्री से करते हैं। तो पहले मैंने 30 डिग्री का आपतन कोण बनाया और उसके लिए विचलन कोण। अब आप कहेंगे सर इसमें विचलन कोण कहाँ है? अरे विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण। भाई कहां से आई और कैसे निकली, इन दोनों के बीच का कोण। तो यहां तो कोई कोण बन ही नहीं रहा, बनाइए ना। तो क्या करूं मैं, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाइए भाई, बढ़ाइए डॉट डॉट करके, इस तरह से डॉट डॉट करके बढ़ाइए। बढ़ा दिया मैंने डॉट डॉट करके, इस तरह से सीधे बढ़ाना आप स्केल से, ठीक है। और जो निर्गत किरण है उसको भी सीधे डॉट डॉट करके बढ़ाइए इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों के, ये निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, आपतित किरण को आगे बढ़ाया, तो ये बिंदु मैंने मान लिया D। तो D बिंदु पर इसको मैं क्या मान लेता हूं, E। तो EDR या EDS जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं, और इसको डेल्टा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसको भी नीचे लिख देना, EDS विचलन कोण है, ठीक है। अब ये चित्र की बात हुई, अब आप सिद्धांत में क्या लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे भाई सिद्धांत? देखिए मैं केवल इस समय बता रहा हूं, सिद्धांत समझ में कब आएगा आपके, जब इस पूरे प्रैक्टिकल को मैं आप करके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले आप देखेंगे 30 डिग्री के लिए विचलन कोण निकालूंगा, फिर 35 डिग्री के लिए विचलन कोण निकालूंगा, आपतन कोण को पहले 30 रखूंगा, फिर विचलन कोण को नापूंगा, फिर 35 डिग्री रखूंगा आपतन कोण, फिर विचलन कोण को मानूंगा, फिर 40 रखूंगा, 45 रखूंगा, 50, ठीक है, इस तरह से 60 तक रख सकते हैं। तो 30 से लेकर तो अनेक आपतन कोणों के लिए विचलन कोणों के मान भी अलग अलग होंगे। इनको जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि प्रारंभ में आपतन कोण बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण का मान कम होता है। याद रहेगी नहीं बात? प्रारंभ में क्या होता है, जैसे जैसे आपतन कोण में 30 करता हूं, फिर 35 करता हूं, 40 करता हूं, आपतन कोण का मान घटता है और एक निश्चित मान ऐसा आता है कि उसके बाद आपतन कोण बढ़ने लग जाता है। तो अब आपको भी बता रहा हूं कि आपको नोटबुक में सिद्धांत कैसे लिखना है। तो देखिए जो मैंने अभी बताया था वही बात मैंने यहां लिख दी कि प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण I तथा विचलन कोण डेल्टा में यदि ग्राफ खींचा जाए तो वो संलग्न ग्राफ के अनुसार प्राप्त होता है। क्योंकि आपको ग्राफ बनाना होगा तो आप यहां लिख सकते हैं कि संलग्न ग्राफ के अनुसार प्राप्त होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि आपतन कोण I और विचलन कोण डेल्टा हो, आपतन कोण को x अक्ष पर और विचलन कोण को y अक्ष पर लिया जाए तो वो इस तरह से प्राप्त होगा। अभी बना के भी बताएंगे। और इससे स्पष्ट भी है कि प्रारंभ में आपतन कोण को जब बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण घटता है, परंतु एक न्यूनतम मान के पश्चात, जैसे यहाँ एक न्यूनतम मान प्राप्त हुआ और इसके पश्चात पुनः जो विचलन कोण है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और अगर न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m हो तो हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, म्यू बराबर sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे sin a बाई 2। हाँ एक बात और मैं बताता चलूं कि जब न्यूनतम विचलन की स्थिति आती है तो कई चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैं आपतन कोण को मैं I मानूं और जो निर्गत किरण अवलंब के साथ कोण बना रही है उसको E मानूं, और उस समय अगर ये अपवर्तित किरण R1 ये अपवर्तन कोण है और ये इसके लिए आपतन कोण हो जाएगा R2, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है भाई, I बराबर E, अर्थात जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। साथ में R1 बराबर R2 और ये भी किसके बराबर हो जाते हैं, A बाई 2 के, ठीक है। ध्यान रखना आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा और ये दोनों R1 और R2 कोण भी बराबर होंगे और वो किसके बराबर होंगे, A बाई 2। और A बाई 2 क्या है, A क्या है, यह प्रिज्म कोण जो सामान्यतः 60 डिग्री का होता है। उपकरण थे उनके साथ प्रयोग आपको समझाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। और आप देखिए मेरे साथ जो सामान है आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्रिज्म है जिससे हम प्रयोग करेंगे। स्केल, चांदा या प्रोटेक्टर के, ये आलपिन्स जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें, सफेद कागज आप देख ही रहे हैं और सफेद कागज के नीचे एक ड्राइंग बोर्ड कह सकते हैं या गत्ते का बना हुआ बोर्ड है जिस पर आलपिन आसानी से लग सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लंबी रेखा खींच लेते हैं भाई। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी रेखा खींच लेंगे कुछ जगह छोड़कर इस तरह से। पेंसिल के स्थान पर मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे रेखाएं
आपको इस वीडियो में दिख सकें। आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेंसिल से एक फायदा रहता है कि आप कभी भी उसको इरेजर की सहायता से मिटा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप एक लंबी रेखा खींच लें इस तरह से, बिल्कुल आर पार। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 डिग्री के आपतन कोण रखने हैं, इसलिए 6 प्रिज्म की 6 आकृतियों को आप बना लेंगे। कैसे रखेंगे कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ है वो ऐसे रखना है, और इस तरह से देखिए आप इस तरह से रखें। बिल्कुल मैं खड़ा होकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और कैमरामैन से भी हमारे जो हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि देखिए कि वो ढंग से दिखाएं। ये जो लाइन मैंने खींची थी, बिल्कुल इससे ये पृष्ठ स्पर्श इस तरह से करें, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं हो, सीधी रख के आप देखिए ये रख दिया ना। और अब इसको अपनी उंगली से टाइट पकड़िए और इस तरह से इसकी आकृति को बना ले। तो देखिए अब मैंने इस प्रिज्म की 6 आकृति बना ली है। बताइए आपको विधि कि बिल्कुल जो मैंने ये लाइन खींची थी उस पर इसको इस तरह से रखिए कि ये बिल्कुल आगे वाली लाइन दिखाई नहीं दे, और फिर पेंसिल की सहायता से इसकी सीमा रेखा आप बना लीजिए। 6 इस तरह से चित्र बनाकर आप क्या करेंगे, इन सभी पर अवलंब खींचिए। और अवलंब खींचने के लिए जैसे मैंने 3 के तो ऊपर खींच रखे, समय बचे इसलिए 3 के मैं खींचकर आपके सामने बता देता हूं। देखिए ये इसका कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर होता है ना इस तरह से बनाते हैं, ये जो कॉर्नर है इससे आप सीधी रेखा खींच दीजिए। एक विधि तो ये कि आप इस पर चांदा रखिए और इस पर 90 डिग्री का कोण आप बनाइए। चांदे का अगर प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए ये सीधे कहां टकरा दी, ये डॉट डॉट करके मैं लाता तो सीधे इस कॉर्नर से आती, तो ये अवलंब हो गया। इसी तरह इस पर अवलंब खींचना है तो इसी तरह आप सीधा खींचिए, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और अगर आप चाहें तो प्रोटेक्टर की सहायता से भी बना सकते हैं। प्रोटेक्टर की सहायता से बनाएंगे तो आप देखिए जो ये लाइन मैंने खींची है वो इस चांदे की जो नीचे वाली लाइन है उससे ढक जानी चाहिए। जैसे मैंने आप देखो ये पोजीशन में ढक गई है बिल्कुल। अब चांदे की जो ये नीचे वाली लाइन है और जो हमने लाइन खींची थी वो एक दूसरे के बिल्कुल संपाती हो गए, एक दूसरे के ऊपर हो गए। और अब देखिए 90 डिग्री के कोण पर मैं बिंदु लगा देता हूं और फिर स्केल की सहायता से इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो आप जैसे चाहे ये अवलंब खींच सकते हैं। अब इस पर 30 डिग्री का कोण, इस पर 35 का या 40 का, 45, 50 और 55, ठीक है। आप 6 कोण बना लीजिए, कम से कम 5 आपको बनाने, 6 से और ग्राफ बनाने में थोड़ी सरलता रहती है। तो देखिए आप चांदे की सहायता से मैं आपको कोण बनाना सिखा रहा हूं। तो देखिए चांदे को रखिए बिल्कुल जो हमने अवलंब खींचा था ना उस पर इस तरह से रखिए कि चांदे की जो नीचे वाली लाइन है जिस पर 0 और 180 लिखा हुआ है दोनों साइड को, वो बिल्कुल इसके संपाती हो जाए, एक दूसरे को ये ढक ले इस तरह से। तो देखिए ढक लिया ना, और इसको इस तरह से ले जाइए कि जो ये लाइन है जो 90 वाली वो इसके ऊपर आ जाए। तो देखिए ध्यान से देखना इस बात को, बिल्कुल ऊपर आ जाए। अब शायद आपको दिख गया होगा, बिल्कुल ये ऊपर आ गई है, बिल्कुल सही है। अब तो अब मैं 30 डिग्री का कोण बना देता हूं। नीचे वाला स्केल काम में आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नीचे वाला स्केल, तो ये जहां आपको 30 और 150 लिखा हुआ दिख रहा है वहां मैं बिंदु लगा देता हूं और इसको ये रेखा लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी आपको खींचनी है, क्योंकि इस पर मुझे 2 आलपिन लगाने। आलपिन को वस्तु के रूप में हम मान के चलेंगे, क्योंकि वस्तु या आलपिन से निकलने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब भी दूसरी साइड को हम देखेंगे। तो ये खींच दी भाई। ये कितने का कोण था, 30 डिग्री का। इसी तरह आप यहां 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। और तो देखिए ये 35 डिग्री हो गई, और यहां 40 डिग्री का कोण बना लीजिए, बाद में एक साथ हम खींच देंगे भाई। यहां 40 डिग्री का कोण। इसी तरह आप नीचे 45, 50 और 55 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस तरह से अब ये कोण बनकर तैयार। देखिए 30, 35, 40, 45 डिग्री का, 50 डिग्री का और 55 डिग्री का ये कोण बनकर तैयार है। अब देखिए मैं इस कागज को अलग रख देता हूं और अब प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूं। तो अब पहले चित्र पर आइए। आप पहला चित्र जो आपको 30 डिग्री की जो ये रेखा दिख रही है इस पर 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर आप आलपिन लगा दीजिए 2 इस तरह से
देखिए मैं आलपिन लगा देता हूं बिल्कुल इस लाइन पर, एक आलपिन ये लगा दी, बिल्कुल अपवर्ड होनी चाहिए सीधी, और देखिए दूसरी मैं आलपिन इस तरह से लगा देता हूं बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, दो आलपिन लगा दी भाई सीधी। अब इनका प्रतिबिंब इधर की साइड से देखेंगे, प्रतिबिंब किससे देखेंगे, प्रिज्म से देखेंगे। तो अब मैं प्रिज्म को वापस एडजस्ट कर देता हूं, देखिए उसी जगह जहां मैंने वो बनाया था इसका घेरा, तो देखिए इसी घेरे में इस प्रिज्म को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल उसी जगह रख दी, और प्रिज्म को ऐसे रखें कि बिल्कुल लाइन से इस तरह से भाई, अब बिल्कुल सही दिखनी चाहिए। अब ये एडजस्ट हो गई भाई। अब देखिए इन जो आलपिन दो खड़ी हुई आपको दिख रही हैं, इनका प्रतिबिंब इस सरफेस से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इसका प्रतिबिंब हम देखेंगे, और उस प्रतिबिंब की सीध में दो आलपिन और लगाएंगे। वो आलपिन इस तरह से लगनी चाहिए कि इधर से देखने पर केवल इधर वाली एक आलपिन दिखाई दे, अर्थात चारों जब एक सीध में होंगी तो केवल हमें पहले वाली आलपिन दिखाई देगी, बाकी की आलपिनें नहीं दिखाई देंगी। तो सबसे पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि इन दो आलपिन का प्रतिबिंब क्या इधर से दिखाई दे रहा है। तो देखिए अब मैं इन आलपिनों के विपरीत दिशा में आ रहा हूं धीरे धीरे, आपको उधर की साइड में लगी हुई दोनों आलपिन दिखाई दे रही होंगी, और अब देखिए मैं धीरे धीरे ला रहा हूं, और देखिए एक सेकंड आपको फोकस में लाकर इन आलपिनों को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए आपको दोनों आलपिनें इस समय दिखाई दे रही हैं, दीवार का रिफ्लेक्शन भी इसमें आ रहा है, इस कारण थोड़ी सी परेशानी तो होती है कैमरे के माध्यम से इसको दिखाने में, लेकिन आप जब स्वयं इस प्रयोग को करेंगे तो आपको दूसरी सतह से देखने पर ये आलपिनें स्पष्ट दिखाई देंगी। जैसे इस समय आपको दोनों आलपिनें दिखाई दे रही हैं, दूसरी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि स्वयं इस कैमरे का जो लेंस है वो भी तो लेंस है, तो वो भी तो रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो अब दोनों आलपिन आपको अलग अलग दिख रही हैं। अब मैं ऐसी पोजीशन में, जैसे अब दिख रही हैं, अब मैं ऐसी पोजीशन में लाता हूं कि दोनों आलपिन एक सीध में दिखाई दें। अब देखिए रिफ्लेक्शन वाली दोनों आलपिन आपको एक सीध में दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही ना। अब दो आलपिन में लेता हूं और इनकी सीध में लगाता हूं, तो देखिए अब मैं मेरे हाथ में आलपिन है, इसको मैं इसकी सीध में लाने दी कि आलपिन को मैं सीध में लाने का प्रयास कर रहा हूं, और ये आलपिन सीध में आ गई, और इस आलपिन को मैं यहाँ लगा देता हूं। तो देखिए थोड़ी सी वो आलपिन टेढ़ी है, इसको सीधा कर रहा हूं मैं, इसको शूट करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। देखिए अब देखिए बिल्कुल उन दोनों आलपिनों की ये सीध में, अब वो दो आलपिन आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप देखेंगे तो वो अलग से दिख रही है, क्योंकि वो मैं दूर से मैंने ये कैमरा हाथ में पकड़ रखा है, और ये तीसरी आलपिन मैंने लगा दी थी दूसरे सरफेस देखकर। अब मैं देखिए एक आलपिन और लगाने जा रहा हूं, अब की बार आलपिन देखिए ये आलपिन है ना, उसी की सीध में देखिए ये आ गई ना सीध में, इस तरह से लगाएंगे आलपिन कि शीर्ष और जो दोनों ही मतलब टिप टू टिप मिल जाएं, नीचे वाली स्थिति भी मिल जाए, और देखिए थोड़ी हल्की सी टेढ़ी है, हल्की सी टेढ़ी है ना, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में आलपिन मैंने लगाई थी एक हाथ से, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूं। हाँ अब देखिए चारों एक सीध में दिखाई दे रही हैं। अब आप कहेंगे चारों कैसे सर, हमें तो एक ही देखा, हाँ एक ही दिखनी चाहिए इधर की सरफेस से, तभी तो चारों एक सीध में होंगी। अब देखिए इधर को दो आपको दिख रही है, वो अलग थी, इधर को मैंने ये दो लगाई। अब देखिए मैं चारों को एक साथ दिखाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए यहां से आपको चारों अलग अलग दिख रही है ना, बिल्कुल। अब देखिए मैं धीरे धीरे इसको बिल्कुल सीध में लेके जा रहा हूं, और यहां बिल्कुल एक सीध में लग रही है। अब देखिए थोड़ा इसमें आपको धैर्य रखना होगा, और जब आप प्रयोग करेंगे आप सरलता से इन आलपिनों को लगा सकेंगे। अब ये जो मैंने आलपिन लगाई है इधर की साइड को, इनको हटाता हुआ मैं जाऊंगा और इनकी जगह बिंदु लगा लूंगा। बिंदु लगाने से ये होगा कि जब मैं एक रेखा खींचूंगा तो उनको जो उन बिंदुओं को मिलाते हुए आसानी से खींची जा सके। तो देखिए अब मैं इनको हटाऊंगा, और देखिए इस पर मैंने ये पॉइंट लगा दिया, और ये दूसरे वाले पर भी मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए मैंने ये पॉइंट दो लगा दिए। अब मैं अपनी प्रिज्म को हटा दूंगा और इन दोनों को भी हटा दूंगा, और देखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूंगा इस तरह से।
ठीक है, इन दोनों पॉइंट के जो जहां आलपिन लगी हुई थी इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचूंगा। देखिए ये निर्गत किरण हुई। अब देखिए विचलन कोण ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, निर्गत किरण को पीछे की ओर डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। भाई यहां तक तो सीधी लाइन रहेगी, यहां के बाद प्रिज्म का जो आउटर बाउंड्री थी उसके बाद आप डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। इस तरह से डॉट डॉट करके मैं बढ़ा दिया। और देखिए जो आपकी आपतित किरण थी, ठीक है, उसको भी डॉट डॉट करके हम आगे बढ़ाएंगे सीधे। ठीक है, सीधे बढ़ाएंगे, क्योंकि तभी तो अब देखिए इनके बीच का जो कोण बनेगा ये इस तरह से, देखिए इसको आगे बढ़ाना है। मैंने स्पर्श कराया ही बस अभी तक, तो इसको डॉट डॉट करके मैं आगे बढ़ाऊंगा इस तरह से। ये बिंदु ई हो गया, ये बिंदु डी हो गया, जैसे उसमें समझाया था मैंने। तो ये जो कोण है ई डी, और इसको मैं एस मान लेता हूं। इस बिंदु को क्या मानूंगा मैं, आर। यहां जो बिंदु है उसको आर मानूंगा भाई। और ये पी, और ये क्या है, यहां देखिए ये क्यू है, ये नॉर्मल मतलब अवलंब है। अब देखिए, अब आप कहेंगे तो, और इसमें अपवर्तित किरण कौन सी है, तो देखो अपवर्तित किरण यहां है, ये निर्गत किरण थी, ये सीधी मैंने विचलन कोण के लिए निकाली थी, और ये अपवर्तित किरण हुई। अपवर्तित किरण को यहां दिखाना नहीं है आपको, केवल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर कई रेखा हो जाती है और उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो अब जो विचलन कोण नापना है वो किसका नापना है भाई, आपतित किरण को जो सीधे मैंने बढ़ाया था, और जो निर्गत किरण है उसको पीछे बढ़ाया था, जो ये कोण बन रहा है, ये कोण, इसको नापना है, ये विचलन कोण है। ठीक है, इसी तरह अब मैं इसी प्रयोग को 35 डिग्री के लिए, 40 डिग्री के लिए दोहराऊंगा। हाँ, आप कह रहे हैं सर विचलन कोण को क्यों नहीं मापा, बाद में एक साथ सबके मापते जाएंगे और उनको एक प्रेक्षण सारणी में हम नोट कर लेंगे। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि विचलन कोण को कैसे मापते हैं। अब इसी प्रक्रिया को 35 डिग्री के कोण के लिए दोहराएंगे कि जो 35 डिग्री वाली जो लाइन है उस पर मैं दो आलपिन 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से बिल्कुल अपवर्ड एकदम सीधी दो आलपिन लगा दूंगा। थोड़ा सा स्पेस रखना है, लगभग 2 सेंटीमीटर इनके बीच में। अब मैंने दोनों आलपिन लगा दिए। उसी तरह प्रिज्म, जो प्रिज्म थी उस प्रिज्म को वापस लाइए, और जो इसकी जो सीमा रेखा ये बनी हुई है, ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है इसकी सीमा रेखा, उस पर इसको प्रिज्म को रख दीजिए भाई। ये मैंने रख दिया है बिल्कुल। अब आपको वो काली लाइनें नहीं दिख रही होंगी। और अब ये इधर से इन आलपिन से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं वो इधर की साइड से हम देखेंगे, और उनकी सीध में दो आलपिन लगाने का प्रयास करेंगे, वो निर्गत किरण की दिशा होगी। तो उसी तरह से अब मैं फिर कैमरे को वापस इधर ला रहा हूं और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वो कैसे दिखाई दे रही है। दूसरी साइड पर मैं पहुंच गया, और अब यहां देखिए आपको दोनों अब आलपिन स्पष्ट दिख रही होंगी स्क्रीन पर। और अब मैं बिल्कुल सीध में आने, जूम थोड़ा सा कर लेता हूं और बिल्कुल सीध में आने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए थोड़ा हाथ में कैमरा हल रहा है। अब देखिए थोड़ा सा मैं बिल्कुल सीध में आ रहा हूं बिल्कुल, और अब दोनों आलपिनों की सीध में मैं आ गया, और इस सीध में दो आलपिन और लगा देता हूं, जिससे केवल लगाने वाली इधर की साइड को लगाने वाली आलपिन दिखेंगी, उधर की वाली नहीं दिखेंगी। तो वो स्थिति क्या होगी कि चारों आलपिनें एक सीध में आए, अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण बिल्कुल सही आ जाएगी उस पोजीशन में। तो देखिए अब मैं लगा, अब देखिए मेरे हाथ में जो आलपिन है मैं इनको सीध में लाकर लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब मैं सीध में आ गया और यहाँ आलपिन को लगा देता हूँ। देखिए आलपिन लग गई। अब एक आलपिन और चौथी आलपिन में लगा रहा हूँ, मतलब इधर की साइड की दूसरी। अब देखिए ये बिल्कुल टिप टू टिप, मतलब नीचे वाला शीर्ष और ऊपर वाला शीर्ष एक शीर्ष में दिखाई देना चाहिए। तो देखिए अब मैं इस आलपिन को यहाँ लगा देता हूँ। तो देखिए अब चारों आलपिन आपको सीध में दिखाई दे रही हैं। अब देखिए यहाँ चारों अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अब देखिए मैं, हाँ हवा के कारण थोड़ा कागज इधर, चारों यहाँ अलग अलग दिखाई दे रही हैं। और अब देखिए अब मैं कैमरे की पोजीशन को वापस वहाँ लाता हूँ जहाँ मैंने एक सीध में चारों लगाई थी। अब देखिए बिल्कुल चारों के, देखिए नीचे वाले इससे बिल्कुल सीध में दिखाई दे रहे हैं आपको, और शीर्ष भी देखिए एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं वही प्रक्रिया दोहराऊंगा कि इधर वाली जो आलपिन मैंने लगाई थी उनको हटाऊंगा और उनके स्थान पर बिंदु अंकित करूंगा। तो देखिए बिंदु अंकित मैंने दोनों ये कर ही दिए हैं। और
अब इनको मिलाती हुई एक रेखा में खींच दूंगा जो निर्गत किरण होगी भाई। इस तरह से इस रेखा को सावधानी से खींचे, ये निर्गत किरण हुई। तो ये आर बिंदु हुआ और ये क्या हुआ एस। अब विचलन कोण बनाने के लिए उसी तरह भाई जो आपतित किरण थी उसको डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ाएंगे। आपतित किरण को डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ा रहा हूं मैं, देखिए मैंने बढ़ा दिया इसको, डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ा दिया। और जो निर्गत किरण है उसको भी डॉट डॉट करके आगे की ओर तब तक बढ़ाएं जब तक आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों मिल नहीं जाए। वहां पर डी बिंदु अंकित कर दिया। और ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये इसके लिए विचलन कोण कहलाएगा। और अपवर्तित किरण अगर आपको बनानी है तो आप जो ये आपतित किरण को मैं पी क्यू नाम दे देता हूं। तो देखिए क्यू बिंदु और आर बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए जो अपवर्तित किरण होगी। तो देखिए ये अपवर्तित किरण भी मैं खींच देता हूं, ठीक है। तो ये अपवर्तित किरण है, इस तरह से आई, और ये निर्गत किरण है। इसी तरह हम 40, 45, 50 के कोणों के लिए, आपतन कोणों के लिए विचलन कोणों के मान हमने ज्ञात कर लिए। और अब मैं अंतिम 55 डिग्री के लिए एक बार फिर आपको विचलन कोण का मान ज्ञात करना बता रहा हूं। देखिए ये 55 डिग्री का कोण जो मैंने बना रखा था पहले ही, और उस पर मैंने 2 आलपिन लगा दिए। अब प्रिज्म को मैं इस लाइन पर रख रहा हूं, रख दिया है बिल्कुल, इसकी जो बाउंड्री लाइन हमने बनाई थी। अब दूसरी साइड लाकर हम इसका जो 2 आलपिन है इनका जो प्रतिबिंब देखने का प्रयास करेंगे। और देखिए अब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ और यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोनों आलपिनें आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए यहाँ से दोनों आलपिन आपको दिख रही हैं। थोड़ा रिफ्लेक्शन तो आता ही है अगर कैमरे से जब शूट करते हैं। तो देखिए अब दोनों आलपिन आपको बिल्कुल स्पष्ट एक सीध में यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो अब देखिए मेरे हाथ में जो आलपिन है, मैं इन दोनों आलपिनों के प्रतिबिंब की सीध में इस आलपिन को लगाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बिल्कुल, हाँ ये देखिए सीध में मैंने इस आलपिन को लगा दिया है। तो देखिए अब ये 3 आलपिन एक सीध में आ गई भाई, 2 इधर रही, ठीक है, वो दिख रही है आपको, दिख रही है ना। और अब मैंने जो ये आलपिन लगाई है वो इसकी ये बिल्कुल सीध में आपको दिख रही है। अब एक आलपिन और मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए ये आलपिन मैं लेके आ रहा हूँ इसकी सीध में, और हाँ देखिए बिल्कुल नीचे वाली जो पॉइंट है वो भी नहीं दिखना चाहिए। तो मैं इस आलपिन को यहाँ लगा दे। देखिए अब ये आलपिन थोड़ा सा शीर्ष इसका ऐसा लग रहा है, तो इसको मैं सीध में कर देता हूँ। देखिए अब ये चारों आलपिन लगभग सीध में है, ठीक है। तो देखिए अब ये चारों आलपिन एक सीध में आपको दिख रही है। देखिए यहाँ चारों आलपिन आपको अलग तिरछी दिख रही होंगी, देखिए दिख रही है ना। अब मैं इनको सीध में लेके आ रहा हूँ और देखिए इस जगह बिल्कुल एक सीध में केवल पहले वाली आपको दिख रही है और अन्य आपको नहीं दिख रही। इसका मतलब ये चारों एक सीध में। अब उसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे, आलपिन को हटा के बिंदु लगाएंगे और उन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे जो निर्गत रेखा को व्यक्त करेगा। जो बिंदु हमने लगाए इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देता हूं जो निर्गत किरण को व्यक्त कर रही है। तो देखिए प्रिज्म की जो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा हमने खींची थी, उस तक तो ये बिल्कुल सीधी रेखा आपको खींचनी है। और उसके आगे चूंकि हमें विचलन कोण ज्ञात करना है तो आपतित किरण जो हमने बढ़ा के मैंने पहले ही बना के रखी थी वहां तक आपको ये डॉट डॉट करके बढ़ानी है। और तो ये बिंदु डी हुआ जिस पर ये जो झुकाव है ये विचलन कोण को व्यक्त करता है, क्योंकि ये आपतित किरण को आगे बढ़ाई हुई रेखा है और ये निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण है, ठीक है। ये इसको मैं पी क्यू नाम दे दूं, जो ऊपर पी क्यू लिखा हुआ था पहले, आलपिन को हटा देता हूं, पी क्यू, ठीक है। आपतित किरण है और निर्गत किरण ये आर, यहां बिंदु मान लिया मैंने, और ये एस हो गई भाई, ये निर्गत किरण हो गई। और अपवर्तित किरण दिखाने के लिए क्यू को आर से मिला देता हूं, ठीक है। और इस बिंदु पर जो डी पर कोण बन रहा है वो विचलन कोण को व्यक्त करेगा। इसको मैं अपने चांदे की सहायता से नाप कर आपको दिखाता हूं। तो देखिए
चांदे को इस तरह से रखना है यहाँ, और इस तरह से देखिए भाई, ये जो कोण है, तो देखिए ये जो विचलन कोण है वो ये 40 और ये 50, ये 45 और एक 46 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। तो मैं 46 डिग्री यहाँ लिख देता हूं। तो अब हमारा ये प्रयोग लगभग पूरा हो चुका है। प्रयोग वैसे पूरा नहीं, प्रेक्षण की दृष्टि से अब ये प्रयोग लगभग पूरा है। और अब जो भी मान आपतन कोणों के लिए विचलन कोण के आए हैं उनको एक प्रेक्षण सारणी में नोट कर लेते हैं। देखिए समय बचाने के लिए मैंने प्रेक्षण सारणी को पहले से ही तैयार करके आपको रखा था। ये प्रेक्षण सारणी है, इसमें क्रम संख्या आपको 1 2 3 4 5 6 लिखनी है, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा। तो मैंने आपतन कोण भी समय बचाने के लिए पहले से लिख रखे हैं, 30 35 40 45 50 और 55। अब देखिए एक एक करके चित्र पर आते हैं। तो देखिए अब पहले चित्र पर लाइए। तो देखिए पहले चित्र पर आप देख रहे हैं 30 डिग्री के आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान 48 डिग्री है। तो मैं इसको देखिए 30 डिग्री के लिए 48 डिग्री आए, इसको मैं मान को लिख लेता हूं। अब 35 के लिए दूसरे चित्र पर देखिए, 35 डिग्री के लिए जो विचलन कोण प्राप्त हुआ था वो 44 डिग्री प्राप्त हुआ था। तो 35 के लिए मैं 44 लिख देता हूं। और 40 के लिए देखिए तीसरा चित्र, 40 के लिए विचलन कोण भी 40 डिग्री प्राप्त हुआ था। तो मैं 40 के आगे 40 डिग्री लिख देता हूं विचलन कोण के कॉलम में। अब 45 के लिए देखिए, अब इस पर आ जाइए। 45 के लिए ये मैंने अभी नापे नहीं है, तो इनको मैं नाप कर और तुरंत आपको बताता हूं। 45 में जब वहां से काट के लेके आएंगे ना, जब सीधे काट के ले आए चलो। तो देखिए 45 डिग्री पर 38 डिग्री, तो 45 के आगे मैं 38 लिख देता हूं। इसी तरह आप देखिए 45 डिग्री का जब आपतन कोण था तो विचलन कोण का मान 42 डिग्री प्राप्त हुआ था। तो 50 डिग्री के आपतन कोण के लिए मैं 42 डिग्री विचलन कोण लिख रहा हूं क्योंकि ये प्राप्त हुआ था। और अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था 55 डिग्री का जब आपतन कोण था तो विचलन कोण का मान 46 प्राप्त हुआ था। तो 55 के लिए मैं 46 लिख देता हूं। आइए अब लिए गए प्रेक्षणों के आधार पर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पैमाना मानने की आवश्यकता होती है। तो देखिए पैमाना मैंने एक्स अक्ष पर 2 बड़े खाने बराबर 5 डिग्री तथा वाई अक्ष पर 2 बड़े खाने बराबर 5 डिग्री लिया है। अब ग्राफ पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए समय बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख लिया है, एक्स अक्ष पर मैंने आपतन कोण को लिया है तथा वाई अक्ष पर विचलन कोण को लिया है। अब चूंकि आपतन कोण 30 डिग्री से शुरू होकर हमने 55 डिग्री तक बनाए थे, तो देखिए 30 डिग्री, फिर 2 खाने छोड़कर मैंने 35 लिख दिया है, फिर 2 खाने छोड़कर 40, इस तरह से मैंने 55 डिग्री तक लिख दिया है। इसी तरह मूल बिंदु पर 30 डिग्री चूंकि मान चुके हैं तो वाई अक्ष पर भी विचलन कोण को मैंने 2 बड़े खाने छोड़कर फिर 35, फिर 2 बड़े खाने छोड़कर 40, इसी तरह 2 बड़े खाने छोड़कर मैं 5 के अंतर पर मैंने 55 तक लिख दिए। अब देखिए मैं आपको प्रेक्षण सारणी दिखाता हूं एक बार फिर। तो आपने जैसा नोट किया था कि 30 डिग्री के लिए विचलन कोण का मान 48 था, तो देखिए 30 ये है आपतन कोण, तो इसके लिए विचलन कोण का मान 48। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 बड़े खाने अर्थात 20 छोटे खाने, भाई 2 बड़े खानों में 20 छोटे छोटे खाने आप जो देख रहे हैं, इसमें एक बड़े खाने में 10 होते हैं तो 2 में 20 हो गए। तो आप देखिए कि जैसे 45 से 50 के बीच में 20 छोटे खाने हैं, ठीक है। अब मुझे 48 चाहिए। 48 के लिए इसका मतलब देखिए 5 डिग्री के मान के लिए 20 उपलब्ध हैं, अर्थात 1 डिग्री के मान के लिए 20/5 बराबर 4 छोटे खाने उपलब्ध हैं। तो 45 से 48 कितने ज़्यादा है? 3। तो 3 डिग्री के लिए 12 खाने, भाई 1 के लिए 4, तो 3 डिग्री के लिए 12 छोटे खाने गिन लीजिए। तो देखिए 45 के बाद ये 10 छोटे खाने हो गए और उसके बाद 2 के बाद मैंने 48 लिख दिया है। अब इसी तरह आप देखिए सारणी को पुनः देखिए, 35 डिग्री के आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान 44 है। तो देखिए ये 35 डिग्री का आपतन कोण हुआ, इसके लिए 44 कहाँ आएगा? 45 डिग्री ये है, तो 45 से कितने कर दीजिए? 4 छोटे खाने कम, क्योंकि 44 के लिए 4 छोटे खाने। तो देखिए इस 35 वाली लाइन पर चलेंगे और 4 कम, अर्थात ये 5 वाली लाइन है और इससे 1, तो ये 4 कम हो जाएंगे। तो ये दूसरा बिंदु हुआ, ये पहला बिंदु था 48 और ये दूसरा बिंदु हुआ।
अब देखिए 40 के लिए जैसा आप देख रहे हैं प्रेक्षण सारणी में, चलो मैं इस प्रेक्षण सारणी को भी नज़दीक कर लेता हूँ यहाँ, इस तरह से कर लेता हूँ। तो आप देखिए 40 के लिए, 40 का जब आपतन कोण था तो विचलन कोण का मान भी 40 प्राप्त हुआ था। तो देखिए 40, ये 40 है, तो 40 वाली लाइन पर बिल्कुल सीधे चलते जाएंगे और 40 की सीध में आ जाएंगे। आगे ना भाई, तो यहाँ मैंने तीसरा बिंदु अंकित कर दिया। अब फिर प्रेक्षण सारणी को मैं चलो आपके सामने लाता हूँ। 45 के लिए विचलन कोण का मान 38 डिग्री है। तो अब देखिए 45 वाली लाइन पर चलेंगे हम, तो 38 का होंगे 40 से 2 कम होते हैं, 2 कम के लिए 8 छोटे खाने हटाइए, तो 40 से 8 छोटे खाने चलिए, तो ये 10 हैं और ये 8 हो गए। ठीक है भाई। अब देखिए 50 के लिए फिर मैं दिखाता हूं, 50 के लिए 42 डिग्री का विचलन कोण है। तो 50 आपतन कोण जब था तो 42 था, तो देखिए 50 के लिए 42 42, देखिए ये 40 वाली लाइन है, ये 40 वाली लाइन इधर से आ गई ना 40, तो 42 अर्थात 2 के लिए 8 छोटे खाने और ऊपर चलिए, तो 8 छोटे खाने, क्योंकि ये 10 की है तो 10 से 2 छोटे खाने में नीचे निशान लगा दिया है, ये तीसरा हुआ भाई, सॉरी ये 5वां निशान हुआ। अब 55 डिग्री के लिए, जैसे ये 55 डिग्री का आपतन कोण है, इसके लिए 46 है हमारा विचलन कोण। तो देखिए 46 कहाँ होंगे, तो आप देखिए 55 वाली लाइन पर चलिए और ये 45 वाली लाइन आ रही है, तो 45 से आगे 1 46 होता है, तो 1 के लिए 4 छोटे खाने और चलना पड़ेगा मुझे भाई। ये 5 वाली लाइन है ये जो दिख रही है, तो 1 कम से निशान लगा देता हूँ और ये हो गया 46। तो अब मैंने ये 6 जो बिंदु अंकित किए थे, अर्थात प्रत्येक आपतन कोण के लिए जो संगत विचलन कोण प्राप्त हुआ था, उसके लिए मैंने ग्राफ पर बिंदु अंकित कर दिए। अब चूंकि हम जानते हैं ये जो ग्राफ है समकोणिक परवलयाकार होता है, इसलिए ऐसा नहीं करें आप कि आप इन बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दें, आपको समकोणिक परवलय बनाना है, अर्थात ये जो ग्राफ बनाना है वो निष्कोण भाव से, कोण नहीं बनने चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और मार्ग में अगर कोई बिंदु त्रुटिवश रह जाता है, क्योंकि भाई प्रेक्षण है, इनमें हल्की सी आप जो आलपिन लगाते हैं उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री का अंतर आ जाता है, तो अगर कोई बिंदु रह जाता है तो आप उसको वहीं छोड़ दें। ठीक है, तो आप देखिए मैं सरलता के लिए इसको इस तरह से पकड़ लेता हूं और ग्राफ को निष्कोण भाव से बनाने का प्रयास करता हूं। आप इसको ढंग से मिलाना सीख लें भाई, इसको स्केल की सहायता से नहीं मिलाएं आप। तो देखिए अब मैं निष्कोण भाव से इसको मिलाने के लिए इन बिंदुओं को मिलाते हुए आप आप पेंसिल की सहायता से मिलाएं। मैं इसके से इसलिए मिला रहा हूं क्योंकि पेंसिल से अगर मैं आपको मिला के दिखाऊं तो वो स्क्रीन पर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए अगर त्रुटि हो जाए तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं भाई इसके लिए। तो देखिए यहां तक आप मिला लाए। अब अगर मैं देखिए, अब ध्यान से देखिए, मुझे समकोणिक परवलय बनाना है, तो देखिए अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये कोण बिल्कुल कोण सा बनता है, तो ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो अब देखिए इसको मिलाने के लिए इस तरह से अब मैंने मिलाया भाई, ठीक है। गुलाई अब भी इतनी अच्छी नहीं आई है, तो आप सावधानी से थोड़ा मिला लें इस तरह से, और ये आ जाएगी गुलाई। ठीक है भाई, तो ये आपका ग्राफ बना। इसमें ये बिंदु थोड़ा सा बगल में रह गया है, तो इसकी आप चिंता ना करें। तो इस तरह का ये वक्र प्राप्त होगा, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बहुत अच्छा आप बना लें इस तरह से आप। अब देखिए इसका जो न्यूनतम मान प्राप्त हुआ था इस बिंदु पर प्राप्त हुआ था, आप जो देख रहे हैं। तो न्यूनतम मान जिस जगह पर प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एम, और उसको मिला लीजिए। वैसे भी जो प्रेक्षण सारणी से स्पष्ट था न्यूनतम मान 38 था। तो देखिए मैं यहाँ विचलन कोण की तरफ लंब डाल दूंगा, और किस आपतन कोण के लिए प्राप्त हुआ था, 45 डिग्री के लिए। परंतु देखिए भाई, तो 45 डिग्री जब आपतन कोण का मान था उस समय न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हुआ था डेल्टा एम, वो कितना था भाई, 38 डिग्री। आप वैसे भी देख लीजिए, है ना। और वैसे भी आपको सारणी से भी पता था कि 45 डिग्री के लिए न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हुआ था 38। इसके बाद पुनः विचलन कोण बढ़ना प्रारंभ हो गए थे। तो अब डेल्टा एम का मान मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकता हूं।
तो देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताइए क्या है भाई, मैं निकाल देता हूं भाई। अब तो गणना में आप लिख देंगे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है, सूत्र आपको याद ही है, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। अब देखिए म्यू अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म कोण अर्थात अपवर्तक तलों के बीच का कोण है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है, और ए आपको बताइए। तो देखिए आपसे ए का मान नहीं निकलवाएगा कोई प्रैक्टिकल में, और हम जानते हैं कि जो हम प्रिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो समबाहु त्रिभुजाकार है और उसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री है, तो ए का मान आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। आप ये कहें कि सर हमें तो निकाल के ही बताइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसके निकालने की विधि भी बता दूंगा। अगर समय हुआ तो इस वीडियो के अंत में ही मैं आपको इस वीडियो के साथ ही उसको अटैच कर दूंगा। तो देखिए इसका मान 60 डिग्री होता है। एक बात और, हाँ, कि जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है तो R1 और R2 बराबर होते हैं, और उस समय ए का मान क्या होता है भाई, R के दुगने अर्थात R1 और R2 R के बराबर होते हैं, और उसका मान A/2 होता है। भाई साइन R के स्थान पे साइन I का मान ये होता है और साइन R का मान, इसके लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने प्रिज्म के अपवर्तन के लिए विशेषतः अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। उस वीडियो को देखने, उस सूत्र में मैंने इस पूरे उस वीडियो में मैंने इस पूरे सूत्र को बहुत सरल रूप में समझाया है। तो अब देखिए म्यू बराबर साइन ए की जगह में 60 लिख देता हूं, डेल्टा एम का मान अभी प्राप्त हुआ था 38, तो देखिए 38 बटे 2 और बटे साइन A/2, इसका मतलब 60 बटे 2। अब देखिए भाई यहां लिख सकते हैं हम साइन 60 और 38, 98/2, इसका मतलब साइन 49 अपॉन साइन 30। अब आप कहेंगे सर साइन 49 का मान तो हमें नहीं पता, बिल्कुल आपको नहीं पता, लेकिन आप अगर साइन की टेबल देखेंगे या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से आप मान निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो आपकी जो प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें पीछे की तरफ अंतिम पृष्ठ पर साइन की टेबल दी गई है। जैसे मेरे पास ये प्रैक्टिकल की किताब है, इसमें आप देखिए इसमें एंगल लिखा हुआ है, फिर साइन कॉस टेन लिखे हुए हैं, तो आप देखिए 46, 47, 48 और 49 डिग्री के आगे जैसा आप देख रहे हैं कितना मान लिखा हुआ है 0.755, दिख गया ना। तो अब मैं साइन 49 के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ 0.755 अपॉन साइन 30, और साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2, तो 1 नीचे 2 ऊपर, और जब इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 सत्ते 14 और 1 15, दशमलव कहाँ लगेगा 3 अंक, देखो 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.51 आया भाई। हम जानते हैं प्रिज्म कांच का बना हुआ है और कांच का अपवर्तनांक भी आपको पता है 1.5 होता है। इसका मतलब हमने जो प्रयोग किया है वो बिल्कुल सही किया है और उसमें त्रुटि नाम मात्र की है, ठीक है भाई। अब आप कहेंगे सर इसके आगे कोई मात्रक क्यों नहीं लिखा, हम जानते हैं जो प्रिज्म का पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो मात्रकहीन राशि है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना के पश्चात हमें परिणाम लिखना होता है। तो परिणाम, पहला परिणाम क्या हुआ है भाई कि जो हमने ग्राफ बनाया था आई और डेल्टा के बीच जो वक्र बनाया था, तो आई डेल्टा ग्राफ से न्यूनतम विचलन कोण का मान, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कितना प्राप्त हुआ था 38 डिग्री प्राप्त हुआ। और नंबर 2 क्या है भाई परिणाम कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है दिए गए
प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास का ही बना हुआ है तो म्यू बराबर 1.51 प्राप्त हुआ। तो ये आपकी अगर त्रुटि हो तो त्रुटि भी हम लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि में, क्योंकि वो 1.515 होता है। तो त्रुटि भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 1.5 होती है, हमारा 1.51 प्राप्त हुआ है, तो माइनस 1.5 बराबर 0.01। तो ये कोई अधिक त्रुटि भी नहीं है। अब हमें लास्ट में क्या लिखनी पड़ती हैं, सावधानियां। सावधानियों को आपको लिखना होता है क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा में इसका 1 नंबर होता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो आपतन कोण का मान है, मैं शॉर्ट में वैसे ही बता रहा हूं, आप सुनकर इनको लिख लेना। आपतन कोण जो मान है वो 30 से 60 डिग्री के मध्य ही रखना होगा, क्योंकि 30 डिग्री से कम और 60 डिग्री से अधिक आपतन कोण होने पर हमें जो वक्र बनाना होता है, वक्र नहीं सॉरी, जो प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है वो सही ढंग से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपतन कोण 30 से 60 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। दूसरा कि पिनें ऊर्ध्वाधर लगानी चाहिए जिससे प्रतिबिंब सही प्राप्त हो। पिनें एक दूसरे से उचित दूरी पर लगाएं, वो प्रयास करें कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पिनों को लगाएं, तथा जो आपतित किरण और निर्गत किरणें उनके लिए तीर का निशान भी लगा दें। तथा जो वक्र बनाया था, सबसे अच्छी जो आपको ध्यान रखना है कि आई और डेल्टा के मध्य, आई और डेल्टा, आई का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण और विचलन कोण में जो वक्र बनाया था वो निष्कोण भाव से बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वैसे मिला दिया तो वो सही वक्र प्राप्त नहीं होगा। तो याद रहेंगी ना आपको कि आपतन कोण का मान 30 से 60 डिग्री के बीच होना चाहिए, पिनें ऊर्ध्वाधर लगानी चाहिए, पिनें उचित दूरी अर्थात 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगानी चाहिए, और आपतित किरण, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण को तीर की दिशा के द्वारा मतलब दर्शाना चाहिए, तथा आपतन कोण और विचलन कोण के बीच जो वक्र बनाया है वो निष्कोण भाव से बनाना चाहिए। धन्यवाद।